सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट ट्यूटोरियल्स पे। हम 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कर चुके थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से आगे, और हमने इसके लिए डेरिवेशन भी निकाली है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं होप करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इसका लिंक आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आज हम आगे पहले एक बार यूनिट्स की बात करते हैं। कुछ यूनिट्स की बात करेंगे, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर इनका यूज होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये तो ई का चार्ज आया, इंटू वोल्ट, इंटू में 1 वोल्ट और हम अगर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं। ऐसी 1 स्मॉल m eV 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -22 जूल हो जाएगा। ठीक है, एक होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, कैपिटल MeV। कैपिटल MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बोलते हैं हम, या बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही चीज है। इसका मतलब होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, सॉरी +6 है, जिससे आपका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो आप ये याद रखना 1 MeV कैपिटल MeV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। आपको कुछ जगह ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ उस टाइम पे रह गया था तो मैंने आपको ये अभी बता दिया, और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करते टाइम हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इक्वी और एक पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, ये जो इक्वी वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ है? द वर्ड इक्वी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इक्वल। सो व्हाट डज इक्विपोटेंशियल हियर मींस, और व्हाट डज इक्विपोटेंशियल और हियर सिग्निफाइज? इक्विपोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल अगर हम बोले तो दो वर्ड निकल के आते हैं यहाँ पे, एक तो इक्वल और एक आपका आता है पोटेंशियल। तो नाम से क्या चीज समझ में आती है? इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेसेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी? द सरफेसेस वेयर द वैल्यू of electrostatic potential remains same throughout is called equipotential surfaces। उनको क्या कहते हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या है भाई? द सरफेसेस वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट। कहने का मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर
आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी थ्रू आउट, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं ये था हमारा पॉइंट चार्ज, क्या है हमारा, कोई भी टेस्ट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है। इस टाइप से अगर मैं बात करूं, मैंने R1 डिस्टेंस पे मैंने एक क्या ड्रॉ किया है, इसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाया है। मैं R2 पे मान लेता हूं एक स्फीयर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस कितना ले लेता हूं R2, ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने निकाला था, फॉर्मूला आया था Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम बात करें, Q चार्ज तो इसमें सेम ही रहना है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू सेम रहनी, R ये जो R1 है इस पूरे सरफेस पे, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ R1 वाले, ये इस पूरे स्फीयर, ये जो अंदर वाला इनर स्फीयर है, यहाँ पे पूरे अगर मैं बात करूं रेडियस की वैल्यू कितनी है, R1 है कि नहीं है भाई, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1, R1 R1 R1, चार्ज सेम है, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा क्या, इस पूरे इनर स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो अंदर सरफेस बनाया है यहाँ पे थ्रू आउट इनर स्फीयर, या अभी मैं इसी में ऐड कर देता हूं, ये आपका आउटर स्फीयर है, ये R2 है, ये भी आपका R2, ये भी R2, इधर भी R2, तो आपका आउटर स्फीयर पे भी क्या होगा, आपका पोटेंशियल थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो थ्रू आउट इनर स्फीयर आपका पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज सेम, या मैं बोलूं थ्रू आउट आउटर स्फीयर पोटेंशियल इज सेम। अब मैंने एक से भी समझा सकता था, दो इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आउटर स्फीयर है, इस आउटर स्फीयर के ऊपर थ्रू आउट पोटेंशियल क्या है, सेम है, और ऐसे ही इनर स्फीयर पे भी थ्रू आउट आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका आउटर है या आपका ये जो इनर है, क्या है ये स्फीयर, ये जो दोनों स्फीयर्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। क्यों है भाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि इनके ऊपर थ्रू आउट पोटेंशियल क्या है, सेम है। ध्यान देने की बात है, क्या ध्यान देने की बात है, अंदर वाला और बाहर वाला दोनों के दोनों सरफेसेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अंदर वाला इक्विपोटेंशियल है, बाहर वाला इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर वाले और बाहर वाले का पोटेंशियल सेम है, नहीं, दोनों का पोटेंशियल अलग है, लेकिन अंदर वाला जो है ना स्फीयर, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अंदर वाले की बात करें तो हम केवल अंदर वाले की बात करेंगे, अंदर वाले के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ऐसे जब बाहर वाले की बात कर रहा हूं तो सिर्फ बाहर वाले की बात करूंगा, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उसके भी क्या है, सेम है। तो ऐसे ही आपका अंदर वाला भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आपका बाहर वाला भी क्या है, स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पर ये आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं है। तो आपका कोई भी पॉइंट चार्ज हो तो उसके चारों तरफ एक स्फीयर अगर हम बना देते हैं तो वो क्या होता है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। And what do you mean by equipotential surface? The surface where the value of electrostatic potential remains same throughout, or we can say that at equipotential surface the value of electrostatic potential difference is zero। जी बिल्कुल जीरो। क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जीरो होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल आप सेम कह रहे हो। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट मान लेता हूँ मैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दोनों पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, दोनों पे 4-4 वोल्ट मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 - 4 बराबर है 0। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, सच काइंड ऑफ सरफेसेस through which the value of electrostatic potential remains same throughout। एक ऐसे सरफेसेस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट क्या रहती है, सेम रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, आपकी 0 रहती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका, 0 होगा। साइड बाय
साइड आप लोग नोट्स बनाना ना भूलें, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने अभी पॉइंट चार्ज ड्रॉ किया, तो पॉइंट चार्ज ड्रॉ करने के लिए अभी अगर मैं बात करूं तो पॉइंट चार्ज के अक्रॉस हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाले थे। हमने क्या ड्रॉ किए थे? पॉइंट चार्ज के अक्रॉस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अभी हमने क्या करें? ड्रॉ करें, तो वो आपको पता चल गया, ठीक है। पॉइंट चार्ज के अक्रॉस इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ करे थे, जैसे ये था। तो इसके अक्रॉस जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आपके स्फेरिकल बनेंगे। किसके अक्रॉस? अक्रॉस द पॉइंट चार्ज। अगर मान लो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको क्या गिवन है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपसे पूछता है उस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या ड्रॉ करो? आप इक्विपोटेंशियल सरफेस करो। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? इस टाइप से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिया हमने। ये बन गए आपके क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तीनों क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। किस केस के अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये आपके क्या आ गए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आ गए, ठीक है। अगर मान लो हमारा इस टाइप से है, मतलब कोई डाइपोल मान लो इक्वल चार्जेस है, मान लो मैं क्लियर कर देता हूं, तो आपको पता है इस टाइप से क्या रहती है हमारी, अगर मैं जनरल बात करूं, इस टाइप से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? क्या होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन? हमने पहले पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये करना है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो देखो, अब एक तो सेंटर में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखो ये पॉइंट चार्ज जो है, एक ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यहां तक इस टाइप से इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ऐसे ही आपका इधर कर दो, ये हो गया, इसके अक्रॉस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस टाइप से आपका कोई भी डाइपोल है, कोई भी आपका डाइपोल है, तो उसके अक्रॉस ये हो गया। और ये बाकी क्या, ये जो बनेंगे आपके क्या बने हैं भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बने। क्लियर है? ये हमने किसके अक्रॉस इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया? डाइपोल के। डाइपोल के अक्रॉस ये आ गया। आपसे बहुत बार पेपर के अंदर ये पूछा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं जो आप लोगों को चीजें करा रहा हूँ, ना केवल बोर्ड के लेवल की, कंपटीशन के लेवल की काफी सारी चीजें होंगी। और मेरी एक खास बात है, मैं आपको बहुत ज्यादा फालतू एक्स्ट्रा चीज नहीं कराता, ठीक है ना। फालतू के चीज कराने का मेरा कोई मोटिव भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे कोई चीज ऐसी होगी कि बुक में कम दे रखी है, हर जगह कम दे रखी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको कुछ चीज़ वो एक्स्ट्रा भी करा दी जाएगी। क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो आपको एक्स्ट्रा करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ कराया था, तो ये ध्यान रखना। और मैं आगे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आज तो नहीं कराऊंगा, कल परसों एक दो दिन बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उन न्यूमेरिकल को ध्यान से करना, वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अगर हम बात करें जेई के एग्जाम के हिसाब से, नीट के एग्जाम के हिसाब से, या केवीपीवाई के एग्जाम के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई, V का फॉर्मूला मैंने आपको जनरल बताया था, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया था, और E क्या होता था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे 1/r से मल्टीप्लाई कर दो, या भूल जाओ यार, आप इसको R से मल्टीप्लाई कर दो, R से डिवाइड कर दो, ये V का V रहने वाला है ना। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ
तो ये क्या हो गया आपका q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू r, लेकिन q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्या होता है e, मैं v निकाल रहा तो v आ गया e इनटू r, या e आ जाएगा v बाई r, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा v e इज इक्वल टू v बाई r। वैसे अगर आपको ध्यान हो हमने जो निकाला था नेगेटिव साइन के साथ निकाला था, तो यहाँ पे नेगेटिव आपका कैरी रहेगा, ठीक है। तो मैं e को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का dv बाई dr में तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको क्या लिख सकता हूँ, e इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr, ठीक है। और v था पोटेंशियल, r है आपकी लेंथ, तो ये जो है dv बाई dr ये आपका हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये यहाँ पे क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या आ गया साहब यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन, वैसे बहुत रेयर आता है पर बाकी फिर भी कभी कभार के हिसाब से ये पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर रिलेशनशिप क्या है, तो ई इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr, इसकी डेरिवेशन है भी या नहीं ये, अरे एक स्टेप की है यार, ठीक है। तो सिंपल सा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अरे एक बार दूसरा वो ये प्रॉब्लम आ रहा है आगे को चलो भाई अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका हमने कर लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी हमने यहाँ पे बात कर ली। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एरिया वेक्टर की, इसकी बात करेंगे एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर नाम ही क्या कह रहा है, एरिया वेक्टर, तो मतलब ये किसके बारे में बताएगा, इतना तो हमें क्लियर है कि एरिया के बारे में बताएगा। लेकिन यार एक दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आई, एरिया क्या होता था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल के लिए, या साइड इनटू साइड, इसके लिए अगर हम बात करें आपका क्या कहते हैं उसको स्क्वायर के लिए, पाई आर स्क्वायर किसके लिए आपका एरिया अगर हम निकालेंगे इसका सर्कल के लिए, मतलब लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब मीटर स्क्वायर या कुछ इस टाइप का। मीटर स्क्वायर आपका क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट होती है, दो लेंथ मल्टीप्लाई होती है, बेशक वो पाई आर स्क्वायर हो, यहाँ पे आर इंटू आर है, पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आर इंटू आर का प्रोडक्ट था, यहाँ पे एल इंटू बी का था, कहीं पे साइड इंटू साइड का आपका प्रोडक्ट है। जैसे स्फीयर की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर इंटू आर आ गया, फिर से 4 पाई आपका क्या है कांस्टेंट है। कहने का मतलब दो साइड का हमेशा मल्टीप्लिकेशन जरूर आता है इसके अंदर, तभी इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। पर एक बात थी जो मेरे को या आपने आज तक पढ़ी होगी, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या हुआ, हमें कई बार एरिया देखो, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अरे यार सरफेस के परपेंडिकुलर होती है अगर सरफेस छोटा सा है, एक बड़ा सरफेस है, ठीक है, छोटे सरफेस में थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, बड़े सरफेस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, तो हम बोल सकते हैं बड़े सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, अलग होगा, वहां पे एरिया का रोल आ गया कि नहीं आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, एरिया स्केलर क्वांटिटी जरूर है, लेकिन हम उसको कैसे पढ़े, ठीक है, हम जनरली ऐसे नहीं पढ़ सकते थे, तो कुछ हमें कमी लगी, कुछ कमी लगी, क्या कमी लगी कि जो कमी लगी उसके लिए हमने एरिया को वेक्टर बनाया, एरिया की वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है यार ये जो एरिया पहले तो वास्तव में स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एरिया वेक्टर क्या है, जहां से नाम ही सजेस्ट कर रहा है एरिया वेक्टर, मतलब एरिया को वेक्टर बनाया है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका किसके बारे में बताएगा, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपका बताएगा किसके बारे में, एरिया के बारे में। अरे ये तो बढ़िया हो गया, एरिया के बारे में बता दिया। लेकिन अब बात आती है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ही है तो फिर तो स्केलर क्वांटिटी होगी, फिर तो एरिया नॉर्मल ही रह गया। लेकिन जो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, या बोले इसको सरफेस के नॉर्मल होगी। कहने का मतलब
ये मेरा हाथ मान लो, ये इसका सरफेस एरिया दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मान लो 10 मीटर स्क्वायर है। अब ये तो आपका क्या था, स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने एरिया वेक्टर बनाया, तो एरिया वेक्टर मान लो ए था। एक बार मान लेते हैं, वैसे बात करेंगे अभी। ये मतलब ये जो वेक्टर ए है ना, ये 10 मीटर स्क्वायर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना भी इसका एरिया वो तो बताएगा, लेकिन डायरेक्शन भी देगा। इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, या तो इधर की तरफ या पीछे की तरफ, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड में जो एरिया के बारे में बताया, उसकी डायरेक्शन क्या हो, नॉर्मल हो इसके सरफेस की, क्लियर है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एरिया वेक्टर की। और जो एरिया वेक्टर के अंदर, अब जो मैं आगे यूज करूंगा, कोई भी डीएस, एरिया टोटल एस था किसी भी जगह का, कोई पर्टिकुलर डिफरेंशिएट करके मैंने डीएस लिया, तो मैं डीएस इंटू एन कैप लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डीएस इंटू एन कैप। एन कैप आपको पता है, एन कैप किसी भी चीज के ऊपर कैप लग जाता है, वो क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर। वो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। मतलब डीएस को, इसका मतलब है मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डीएस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रहेगा डीएस, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ा नहीं। और ये जो एन कैप है, यूनिट वेक्टर है, केवल किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। कहने का मतलब, मैंने जब ds को n कैप से मल्टीप्लाई किया तो ds था ही, ds के साथ साथ एक और चीज आ गई इससे, आपका मैग्नीट्यूड तो सेम रहा और साइड बाय साइड क्या आ गया, इसमें डायरेक्शन भी हमें पता चल गई। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, होगा। अभी बात कर लेते हैं कैसे होगा, ठीक है ना, अभी बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी का एज इट इज हम एप्लीकेशन नहीं था, कई जगह इसकी डायरेक्शन की हमें जरूरत पड़ती थी, इसलिए हमें एक वेक्टर क्वांटिटी बनानी पड़ी, व्हिच इज नोन एज एरिया वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर, सच काइंड ऑफ वेक्टर व्हिच डिटरमाइंस इन मैग्नीट्यूड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर एंड इन डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। इस टाइप से हमने किया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। धीरे धीरे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम। पीछे भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आए हैं, एक्सियल लाइन वाला, इक्वेटोरियल लाइन वाला, टॉर्क वाला। अब धीरे धीरे हम और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the given area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैंने आपको, अभी तो मैं इसके बारे में भी आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी चीज है, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई ले लिया, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट रखे, एक छोटी सी बॉल ली और एक बड़ा सा हमने पेपर ले लिया। तो अगर हम बात करें छोटी सी बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम जाएगी, बड़े से पेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर ज्यादा होगा। लेकिन था क्या यार, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम था, इफेक्ट अलग था। हमारे पास कोई चीज बची ही नहीं है ऐसी कि जिसके बेस पे मैं बता दूं कि दोनों पे इफेक्ट अलग है। तो वहां पे हमें कुछ कमी महसूस हुई कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम फोर्स से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए थे कि फोर्स सेम है पर बाकी फिर भी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में भी हमें कुछ कमी महसूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के बावजूद भी इम्पैक्ट क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। फिर हमें कुछ कमी लगी, ठीक है, हमें कमी लगी तो हमने एक नई टर्म निकाली यहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। What do you mean by electric flux? The number of electric field lines passing through given area. The number of electric field lines passing through given area. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन एरिया में से पास होती है, उसको क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गिवन एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो अब आगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी ये क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। So what do you mean by electric flux? The number of electric field line passing through given area or unit area is known as electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई ई। इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई ई। ई किसके लिए लगा रहे हैं, ये जो फ्लक्स है ये कैसा है, इलेक्ट्रिक है। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, इस यूनिट के अंदर नहीं आएगा, आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे ई लगाना जरूरी है। ई से हमें पता चलता है कि ये कौन सा फ्लक्स है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, देसी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को देसी भाषा में बात करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे बच्चे देसी भाषा में ज्यादा सीख पाते हैं।
ये मान लो सेम साइज की शीट है, पर मान लो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो गया है, ठीक है। ये सेम शीट है, ठीक है। पहले इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में रखा मैंने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में रखा है, ठीक है। किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी? इसमें कितनी हो रही है? 1 2 3 4। इसमें कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितनी है? 6 है। तो कहने का मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। कितनी ज्यादा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक था। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये ई पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? बोल सकता हूँ भाई इसको, ठीक है। ई पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा ई होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, समझाने से आपको बताऊंगा। ये हमने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। आपको मैं सीधा फॉर्मूला बता दूं फिर उसमें मजे वाली बात नहीं रहती। अब की बार हम क्या कर रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेम ले लिया। एक बार तो हमने ये शीट ले ली और एक बार हमने ये शीट ले ली। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें ज्यादा होगा? इसका एरिया ज्यादा है ना, इसके एरिया मतलब ये भी पास हो जाएगी, ये भी पास हो जाएगी, ये भी पास हो जाएगी, ये भी पास होगी। 4 इसके अंदर 4 तो पास होगी, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पास नहीं हुई। इसके अंदर 8 होगी, 8 तो पास हो जाएगी ना। ऊपर वाली शीट के अंदर, शीट 1 के अंदर 8 होगी, 8 पास होगी। शीट 2 के अंदर केवल 4 पास हुई। तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इसमें क्यों ज्यादा है भाई? इन दोनों में किस चीज का अंतर है? किस चीज का अंतर है? एरिया का अंतर है। एरिया का क्या अंतर है? जिसका एरिया ज्यादा है उसका फ्लक्स क्या है? ज्यादा है कि नहीं है? जिसका एरिया ज्यादा, जो बड़ी शीट जिसका एरिया ज्यादा उसका फ्लक्स ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूं एरिया के भी क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फॉर्मूले में बोलूं तो फाई ई होता है E डॉट ds का इंटीग्रेशन, E डॉट ds का इंटीग्रेशन। क्या? E डॉट ds का इंटीग्रेशन। अब बात आती है यार, बच्चे पूछते हैं आपने डॉट क्यों लगाया? ds तक तो d एक ही जगह मैंने ds लिख दिया, तो छोटा सा एरिया मेरे को नहीं पता, इंटीग्रेट करके a ही बनना है, ठीक है। ये आपने डॉट क्यों लगाया? देखो किस लिए लगाया। ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे आ रही थी, ठीक है। ये ऐसे थी, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये इसका एरिया है। लेकिन अगर ये ऐसे, देखो ध्यान देना, ऐसे गई सारी पास होगी कि नहीं होगी? अच्छा, एरिया वेक्टर की अभी हमने बात करी थी। एरिया वेक्टर क्या होता है? इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा ना, इधर की तरफ। एरिया वेक्टर इधर, तो चारों की चारों फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, दोनों का एंगल है 0 और 0 डिग्री पे चारों पास होगी, खास बात है। लेकिन जैसे ये ऐसे घूमी तो एक आधी पास होगी या एक भी नहीं होगी कि नहीं होगी? भाई ऐसे था तो एरिया मैक्सिमम था, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया तो इस एरिया का ऐसे कोई फायदा हुआ? ऐसे तो सारी पास हो रही थी। अब ऐसे होने पे इस एरिया का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो दूसरी जगह से पास होगी, मतलब ये ऐसे थी तो आपका वेक्टर जो था, एरिया वेक्टर इधर की तरफ था ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री, और ये हो गया 0 या मिनिमम। अरे भाई ऐसा कौन सा थीटा होता है जो कि 0 पे मैक्सिमम होता है, 90 पे 0 होता है? अरे ये तो cos थीटा होता है। कौन सा थीटा होता है? cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, ठीक है कि नहीं? इसीलिए मैंने क्या लगाया? यहाँ पे डॉट लगाया। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं वैसे हालांकि इसमें समझाना चाहूँ तो मैं आपको और भी कुछ छोटी मोटी चीजें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा,
हमने ये जो ई डॉट डी एस लिया है, कई बार ये आया हुआ था नहीं आना बोर्ड के अंदर, जो फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है, याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसीलिए अगर हम बोलें कि ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी में, एक बार साइड हट जाता हूँ, आप लोग अगर इसके अपना वो लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो शायद आपने यार नोट जरूर बनाते हैं, ठीक है। और यार वीडियो लाइक कर लिया तो देखो, अब हम जो करने वाले हैं ना वो इस यूनिट की जान है, जान। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज और कल मिला के पूरी होगी, वो 2 लेक्चर के अंदर जाके पूरी होगी, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो है गॉस थ्योरम। क्या नाम है? गॉस थ्योरम। अभी मैंने आपको फाई ई बताया था, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के आगे ये गोला सा और लगा देता, इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए अभी बात करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम से रिलेटेड बात करते हैं पहले, ठीक है। तो ये आप सिंबल ये नोट कर लेना, ये लगा लेना, ठीक है। तो पर अभी हम बात करेंगे गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम आपका क्या कहता है? ये कहता है द सरफेस इंटीग्रल, the surface integral of electric field over a closed surface। देखो मेरे पेट वेट में कोई दर्द नहीं है, अगर आप लोग ये सोचो कि सर जब पेट में दर्द होगा इतनी जोर से बोला क्लोज्ड सरफेस, या सर पागल हो गए, ऐसा नहीं है। क्लोज्ड सरफेस लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सरफेस आपका क्लोज नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम लगेगी, ध्यान रखना। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge contained in it। क्या कह रहा है? The surface integral of electric field over a closed surface। surface integral ये होता है, ये इसका सिंपल अभी मैं बता रहा हूं। surface integral इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस भी आ गया तो मतलब सरफेस एरिया आ गया, और सरफेस एरिया मतलब तो हमने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल कर दिया किसका? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर अ क्लोज सरफेस। कहां पे? वैक्यूम के अंदर। और ये किसके बराबर होता है? 1 by epsilon naught times the charge contained in it। 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज की होगा, या फिर इसकी एक और स्टेटमेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भूल जाओगे तो आप लिख सकते हो। देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ना, तो मैं इसको फाई की भी लिख सकता हूँ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times charge contained in it। अब आप बोलोगे यार क्या डिफरेंस है? लगभग वैसा ही है। देखो लगभग वैसा, बस आपने पहली डेफिनेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस। दूसरे के अंदर आपने इससे बता दिया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
मतलब ये इसके अंदर तो आ ही गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज कंटेन्ड इन। कहने का मतलब ये बताया गोस लॉ ने, गोस थ्योरम ने, इसका प्रूफ, इसका एक प्रूफ बता रहा हूँ। कई स्टेट बोर्ड्स के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, काफी सीबीएसई के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका कोई भी चार्ज है Q, ये हमने कोई भी क्लोज्ड सरफेस कंसीडर कर दिया। देखो गोस थ्योरम थी क्लोज्ड सरफेस जो यहाँ पे हम लेंगे, क्लोज्ड सरफेस जो मैं कंसीडर करूंगा मैं उसको गॉसियन सरफेस कह सकता हूँ। क्या कहूंगा? गॉसियन सरफेस। क्यों भाई? अरे गॉस की थ्योरम है यार, अगला अपना नाम तो चाहेगा, ठीक है। तो ये चार्ज था, यहाँ से मैंने स्फीयर कंसीडर किया, एक क्लोज्ड सरफेस स्फीयर बनेगा ना इसका, तो इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस मान लिया हमने स्फीयर r डिस्टेंस के ऊपर। तो हमें ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगा, मेरे को ये इसके बराबर प्रूव करके दिखाना है। ये मेरे को टू प्रूव है, टू प्रूव क्या है, E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस, 1 की कोई वैल्यू होती है मतलब Q/1 में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ साहब, मैं लेके चल रहा हूँ E डॉट ds, लेफ्ट हैंड साइड ये, इसको सोल्व करना। देखो E का फॉर्मूला होता है Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये बनेगा, ये बनेगा ना। आप ध्यान दो यार, ये Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये तो ऐसा रिजल्ट है। ये ds का इंटीग्रेशन होता है s, मतलब टोटल सरफेस एरिया, और आपका टोटल सरफेस एरिया s किसके बराबर होगा यहाँ पे, पाई r स्क्वायर के, 4 पाई r स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा? या ऐसे कर लो आप, मर्जी आपको 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर मान लो s, फिर आप 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0 करोगे, ठीक है। या सीधा आप क्या करो, सरफेस एरिया पुट कर दो सीधा इसका स्फीयर का, क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, क्या वैल्यू है आपकी Q/में एप्सिलॉन। क्या आया? Q/एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको सोल्व किया ना, किसको सोल्व किया? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds व्हिच इज आल्सो इक्वल टू phi E ये आगे गोस इक्वेशन, ठीक है। ये प्रूव करना था, ने कर दिया। इस थ्योरम का प्रूफ सिर्फ इतना सा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा ना। तो आप इसको फिर समझो, गॉस थ्योरम क्या कहती है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज कंटेन्ड इन इट। कहने का मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, या हम बोले सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर अ क्लोज सरफेस, जो कि फ्लक्स के बराबर होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए या किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज के, ठीक है। अगर वहां पे Q चार्ज था तो Q by epsilon naught, अगर 5 कूलम था तो 5 by epsilon naught, 9 था तो 9 by epsilon naught, K था तो K by epsilon naught, H था तो H by epsilon naught। बस इतना सा कहता है गॉस थ्योरम, ठीक है। आगे इसकी एप्लीकेशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार साइड बताता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे जनरल देसी भाषा में सिंपल बताया, वैसे मैं आपको चलो इसी में कुछ ऐड कर देता हूं, ठीक है। वेक्टर वाला जो सिस्टम है, ये मैंने आपको देसी भाषा में समझाया, जिससे आपको अगला पार्ट इसका प्रूफ समझ में आ जाए। मैं इसी में कुछ ऐड कर रहा हूँ। मैंने ये पॉइंट मान लिया, अभी तो ds, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया साहब, ds। अब मैंने आपको इससे पीछे जो टॉपिक कराया था ना, वो था एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्यों कराया था, पागल थोड़ी है, उसका यूज हो गया। देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ये होगी आपकी किसकी डायरेक्शन, E की। अब ये आपका सरफेस एरिया था, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया आपका n कैप भी, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब n कैप जो कि आपका एरिया वेक्टर है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, मैं दोबारा एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये आपका ds है, सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ये हो गया आपका एरिया वेक्टर।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं होगी? तो हमारा जो था ना ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, इसको मैं कैसे खोलूंगा? ई इंटू एन कैप डी एस कोस थीटा, ऐसे खोलेगा। एन कैप तो हो गया इसका तो काम तमाम, डायरेक्शन ही तो है, भूल जाओ 1x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा जी ई डी एस का इंटीग्रेशन टू कोस थीटा। कोस थीटा इसमें और इसमें एंगल कितना है? 0। इसको लिख सकता हूँ मैं कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ये ठीक है, आपको पहले 2-3 स्टेप सोल्व करने पड़ेंगे, फिर आप ई की वैल्यू पुट करोगे, ई की, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इस टाइप से आप आंसर के ऊपर आओगे। ठीक है ना? अगर देखो मेरा पहले वाला जो काम था, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो था आपको जनरल समझ में आना, समझ में आता है। एक बार यूँ होता है ना, हमें एक चीज़ हाँ भैया आगे समझ में, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो। अगर हमें कोई भी चीज़ क्या होता है, कई बार हमारे दादी माँ स्टोरी बताई हुई होती है हमें, या किसी ने भी हमें कोई भी स्टोरी बताई, आधी अधूरी भी अगर हमें पूरा नहीं पता ना, हमें मेन चीज़ उसकी पता है, हमने सुनी हुई है, और फिर हम अगर उसको फिर पढ़ रहे हैं अगर, तो हमें कुछ ना कुछ ये होता है, हाँ भाई आ गया पूरा जल्दी समझो। तो मैंने आपको पहले समझाया, फिर उस समझने के बाद में ये ध्यान रखना, ये चीज़ें लिखनी जरूरी है। अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने ये एन कैप लगाया था, दोबारा लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एन कैप गायब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, जो कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके बाद में, ये पी उतार लेना, ये मैं अगले टॉपिक में करा रहा था, ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर मैंने इसी में करा दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको उतार दो, ठीक है, क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन भी करानी है, मैं इसकी एक एप्लीकेशन कराना चाहता हूँ आपको, एक एप्लीकेशन हो जाए आपको अच्छा रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो। देखो अपने अगर आप लोग नोट्स बनाते रहोगे तो आपका बेनिफिट होगा, फायदा होगा, आप भूलोगे नहीं। और अगर आप भूल गए हो तो आप 2 मिनट में इसको कॉपी कर लोगे, अगर पढ़ लोगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ना मत छोड़ देना यार, कहीं आप एनसीईआरटी ना पढ़ो। आपके पास कोई हेल्प बुक है, मानो प्रदीप है, एसएल अरोड़ा है, या मॉडर्न एबीसी है, कोई और भी है, कोई भी है, वो तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है, वो तो आपने पढ़नी है। बाकी मैं जो करा रहा हूँ चीज़ें आपको वो अगर समझ में आ रही है, आप 1% वो नहीं भी पढ़ रहे तो भी चलो मे भी कुछ काम कर रहे, पर यार एनसीईआरटी पढ़ना मत छोड़ो। एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दोगे ना तो बाद में फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा इशू होगा। हाँ, एनसीईआरटी में आपको जैसे मैंने ये चीज़ें समझा रखी है ना, इतनी डीप में कोई भी समझाई हुई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कहीं पे पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए या कुछ भी वो हो तो ज़रूर आप वो कर देना, ठीक है। तो मैं अब आपको, अब हमारे पास है, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the electric field intensity due to long straight uniformly charged wire। हमें क्या निकालने है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी वजह से? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। किसकी वजह से? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। हम सबसे पहले ये एक लंबी सी वायर सपोज कर लेते हैं, जो कि आपकी क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, ये आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू ही मानना है, आपको पता है। अब इसके लिए हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो आपको पता है हम स्टार्ट कहां से करेंगे? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारे पास ये, अब
2 रो में नहीं है, अब हमारे पास ये आ गया A1 के अंदर, ठीक है, ये निकाल चुके। अब सबसे पहला काम क्या होता है, हमें क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना होता है। अब ये है तो यार इसके लिए तो क्लोज सरफेस आपका सिलेंडर ही बनेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए क्लोज सरफेस क्या बनता है हमारा, सिलेंडर। ये बना दिया गया आपका सिलेंडर। अगर पॉइंट होता तो उसके लिए बनता आपका क्या, स्फीयर, और ऐसो के लिए बनता है आपका सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर बना दिया, ठीक है। लेंथ कितनी थी इस वायर की, L थी। देखो एक्चुअल में ये वायर थी, इसके अक्रॉस ये क्लोज्ड सरफेस ही है। अब क्लोज्ड सरफेस लोगे तो मैं ये वाला पहला सरफेस मानता हूँ, और ये जो कर्व्ड है ये दूसरा सरफेस, और ये जो थर्ड सरफेस इस टाइप का है, ठीक है। 3 सरफेस है इसकी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे होगी जी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये होगी आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, होगी कि नहीं होगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, ठीक है, नीचे भी ऐसे होती, पर मैं पॉइंट ऊपर ही लेना है मेरे को, ठीक है, तो इसलिए मैं नीचे दिखा नहीं रहा। मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, ये DS, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। ये आपका एरिया वेक्टर आ गया, E की डायरेक्शन ऐसे, DS की डायरेक्शन ऐसे, 90 डिग्री आ गया। E की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे DS सपोज करता हूँ, वो भी परपेंडिकुलर, ये DS की डायरेक्शन, तो इनके बीच में भी एंगल कितना आया, 90 डिग्री। कहने का मतलब सरफेस 1 और सरफेस 3 के अंदर अगर मैं बोलूँ E और DS के अंदर, या E इज परपेंडिकुलर टू DS, ठीक है, DS की जगह मैं, ये आपका DS है, इधर भी मैं DS ऐसे लिख रहा हूँ, और ये मैं लगा रहा हूँ n कैप। मैं आगे ध्यान रखना, मैं n कैप लिख रहा हूँ, n कैप आपका यूनिट वेक्टर होगा एरिया का, ठीक है, जो कि डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो E आपका n कैप के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, E जो आपका n कैप के है परपेंडिकुलर है सरफेस 1 के लिए और सरफेस 3 के लिए, है कि नहीं है। तो फॉर 1 and 3, for 1 and 3, E dot ds का इंटीग्रेशन which is equal to integration of E n cap ds cos theta which is equal to E ds cos 90 degree which is equal to E ds into 0 which is equal to 0। हो गया कि नहीं हो गया। आपका पहले और तीसरे सरफेस के लिए वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। अब बचा दूसरे वाला सरफेस, ये मैं यहाँ पे कोई भी DS एरिया सपोज कर लेता हूँ, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, n कैप होगा कि नहीं होगा। E की भी डायरेक्शन ऐसे और n कैप की भी डायरेक्शन ऐसे। यहाँ पे E और n कैप के अंदर एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फॉर सरफेस 2 सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम बात करें, गॉस थ्योरम लगाएंगे, E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू E n कैप ds cos थीटा। n कैप तो आपको पता है वेक्टर में लगाना जरूरी है डायरेक्शन में। E डॉट ds का वैल्यू होती है E ds cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ E n कैप तो 1 होता है, हटा दिया। देखो आप बोल सकते हैं यार मैं लगा तो रहा हूँ, लगा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये है तो छुपा तो नहीं होगा ना, बाद में बेशक वही वैल्यू आएगी, 1 से मल्टीप्लाई होना है बेशक इसका मतलब, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप ऐसे नहीं करोगे। तो E ds cos 0 इसको लिख सकता हूँ मैं, E ds तो 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अल्टीमेटली E ds आता है, ठीक है। अब आपको पता है E ds इसके बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल था, अब E ds Q बाय एप्सिलॉन। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अगर अगले नेक्स्ट स्टेप में बढ़े तो E इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds बराबर है Q अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। E इंटू, अब नीचे आते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल करना है, किसका, आपका इसका। अब देखो यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे एक तो सरफेस 1 है, एक सरफेस 3 है और एक सरफेस 2 है। अगर हम बात करें सरफेस 1 की और सरफेस 3 की, तो सरफेस 1 और सरफेस 3 बिल्कुल एक जैसे हैं,
जिसके अंदर आपका क्या था, ये परपेंडिकुलर था, ठीक है, इसलिए उसको तो हमने हटा दिया। तो ये और तीसरा वाला ये तो हम कंसीडर ही क्यों करेंगे, बिल्कुल ही करने वाले, ठीक है। अब हमारा जो बचेगा केवल इसकी वजह से बचेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ds आएगा इसका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया दो होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये और ये तो इंक्लूडेड है ही नहीं, जीरो आ चुका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका? 2 पाई r l। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r l होता है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q अपॉन में 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, ये आया, ठीक है। अब यार दिक्कत होगी, आप ये बोलोगे दिक्कत क्या होगी, ऐसा को तो दिक्कत ही रहती है। नहीं, देखो क्या दिक्कत है, ये तो लेंथ l है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज q है। कल को ये छोटा होता, बड़ा होता, जैसे मैंने आपको कहा था ना, इसके ऊपर चार्ज q है और एक इसके ऊपर चार्ज q है, सेम चार्ज है, देखो इसमें भी 4 प्लस है, इसमें भी 4 प्लस है। तो इसका इफेक्ट, ऊपर वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, नीचे वाले का कम होगा, ठीक है। इसीलिए तो हम एक टर्म लेके आए थे इनके लिए, लैम्डा। लैम्डा क्या होती थी आपकी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी को ध्यान नहीं हो, भूल गए, तो दोबारा पीछे वीडियो देखना, वहां पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। आज तो हम केवल यही टॉपिक करेंगे, ठीक है। कल हमारा सिग्मा भी यूज होगा, रो भी यूज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यूज होगा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी यूज होगा। तो आप लोग ये वीडियो तो देखना ही, अगर जिसको थोड़ा बहुत धुंधला याद है ना, कुछ भूल भी गए, तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, दोबारा देख लेना, कोई इशू वाली बात नहीं। तो सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होती है। यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू लैम्डा L आ जाएगा ना। यहाँ पे इस Q की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा लैम्डा L अपॉन में 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा। मैं लेंथ की टर्म्स में तो चाहता ही नहीं, मेरे को तो जनरल चाहिए, मेरे को तो लेंथ से हटा के चाहिए जनरल कोई भी वैल्यू। क्या होगी? तो ये आ गई लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी ये भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। आपकी खाली अगर मैं बात करूं, वेरिएबल आ गया r और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है कि नहीं है? E क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है। यहाँ पे इस केस के लिए लैम्डा कांस्टेंट है, केवल इस केस के लिए, ठीक है। कि एक केस में तो फिक्स ही रहेगा ना, चार्ज q है तो q ही रहेगा, वहाँ पे q से थोड़ी बढ़ जाएगा अपने आप, जब तक हमने उसमें पढ़ाया नहीं। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ध्यान दें, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, मतलब Q इज ग्रेटर देन 0, विच मींस Q आपका पॉजिटिव है, चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा रेडियली आउटवर्ड्स। तो क्या होगा आपका? रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब जैसा हमने मान रखा है ये रेडियली आउटवर्ड्स है, यही माना था डायरेक्शन बाकी था। अगर लैम्डा इज लेस देन 0, मतलब Q नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, तो E भी तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता ना, E की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, नेगेटिव लैम्डा अपॉन में फलाना, नेगेटिव आ गई मतलब डायरेक्शन उल्टी होगी, तब क्या हो जाता है? डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, E की ऐसी। अगर आपका क्या है? लैम्डा 0 से कम है, Q नेगेटिव है, तो E क्या होगा आपका? रेडियली इनवर्स, अंदर की तरफ। देखो अगर लैम्डा 0 से बड़ा है मतलब Q पॉजिटिव है, और Q पॉजिटिव है तो E है आपका रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर लैम्डा 0 से छोटा है मतलब Q नेगेटिव, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाती, वही बता रहा है। अगर Q नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड्स। और जो आपका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है आपकी डेरिवेशन इसकी। यहाँ तक डेरिवेशन हमारी खत्म हो गई थी, इसके आगे आपको डायरेक्शन और बता दिया,
ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड यहाँ तक थोड़ी निकाल लेंगे। फिर डायरेक्शन के लिए आ गया, अगर लैम्डा 0 से बड़ा है तो क्यू पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियली आउटवर्ड्स होगी, और अगर लैम्डा 0 से कम है तो क्यू नेगेटिव होगा तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड्स होगी। आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से हमें पता चला E is inversely proportional to R। जितनी दूर होगा ये सरफेस, आप जितनी दूर ले जाते रहोगे, रेडियस भी होता है ना, मतलब आगे लेंगे और आगे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नजदीक होगा उतना ज्यादा होगा, कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से ध्यान रखना, तीन सरफेसेस है, एक इधर वाला सिलेंड्रिकल। इसका अगर मैं बात करूं गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हमने जो ड्रॉ किया है इसके लिए वो कैसा है हमारा, सिलेंड्रिकल। इसके लिए जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर के तीन सरफेस है, एक ये वाला और ये वाला एक जैसा है। इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के अंदर एंगल है 90 डिग्री। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 और 3 की वजह से तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 0, बचा खाली 2 सरफेस। इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे cos 0 था, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो EDS का इंटीग्रेशन इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r l, तो 2 पाई r l नीचे चला गया, तो E इक्वल टू q अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो लेंथ छोटी और बड़ी भी तो हो सकती थी ना, छोटी और बड़ी के लिए हम लेंथ को अवॉइड करेंगे, लेंथ हमें हटानी है इसके अंदर, तो हमें लैम्डा लेना पड़ेगा। लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू q अपॉन l, यहां से q इक्वल टू लैम्डा l, इस q की जगह हमने लैम्डा l पुट कर दिया, तो 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, l से l कट गया, तो E की वैल्यू है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां से पता चला जो हम बात करें E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना कम होगी, जितनी दूर हम सरफेस लेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। फिर हमने लैम्डा 0 से बढ़ा है तो q पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगी, लैम्डा 0 से कम होगा, q नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्स होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है, पूरी समझ में आई है, तो लाइक बटन को हिट करो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो, साइड बाय साइड आप नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मैं आपको अभी फिर एक बार जाने से पहले ये चीज बता दूं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अभी गोस्ट थ्योरम करी है, और कल जो मैं करवाऊंगा ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, हर बोर्ड के अंदर 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन इनके ऊपर आता ही आता है, हर हाल में आएगा, ठीक है ना, हर हाल में इनके ऊपर 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, पूरी देखना। कुछ समझ में नहीं आए तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया फिर भी तो आप कमेंट करना, और अगर आपको समझ में आया तो पॉजिटिव कमेंट करना, नहीं आपको समझ में आया तो आप बिल्कुल बता देना ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। आपको अगर गोस्ट थ्योरम में से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हुई होगी तो, और हमें कमेंट मिलता है मान लो, तो आपको कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको कल आगे बढ़ाने से पहले वो आपकी चीज़ रेक्टिफाई कर दी जाए, और फिर ही हम आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहना, ये भी देखो, अगर किसी ने पीछे वाली नहीं देखी तो पीछे वाली भी देखो। आई होप आपकी केमिस्ट्री की वीडियो आज या कल में से आपकी आनी चालू हो जाएगी। सर अब थोड़े बेटर है केमिस्ट्री वाले, तो थैंक यू सो मच।